हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज हम वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वाक्य समझते हैं क्या है और उसकी परिभाषा समझते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये आपने पढ़ा होगा। वह दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए वह ध्वनियाँ मतलब तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। इन्हीं ध्वनियों के साथ सार्थक समूह वाक्य का रूप ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे सार्थक समूह वाक्य का रूप ले लेता है और वह अपनी बात कह पाता है। तो वाक्य की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के सार्थक मतलब मीनिंगफुल समूह को उसका पूरा जिसका मतलब निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जब तक हम सही तरीके से शब्दों को न जोड़े तो वह सार्थक नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि राम सोता को रात है। ठीक है, इससे आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। और यही अगर हम लिखें कि राम रात को सोता है तो यह एक सार्थक वाक्य है। तो ग्रामर के हिसाब से हमें कुछ कुछ कंडीशंस है, उसी के हिसाब से वाक्यों को लिखना होता है। तो वाक्य जो होते हैं बच्चे, उनके कई भेद होते हैं। पहले तो हम आधार देखेंगे कि उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वाक्य को दो आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक है अर्थ के आधार पे और एक है रचना मीन्स कंपोजिशन के आधार पे। और अर्थ के आधार तो आप समझ ही गए होंगे। तो अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। तो पहले हम अर्थ के आधार पे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ के आधार पे मैंने पहले भी बताया कि 8 भेद होते हैं। तो सब भेद को एक एक करके हम समझते हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है, मतलब काम करने या होने की सूचना मिलती है। ठीक है, इस प्रकार का सामान्य कथन हो, ठीक है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इसके एक इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, इसमें एक क्रिया होती है तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन बच्चों ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, वो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी कि जो सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई सूचना हमें मिल रही है तो वह विधानवाचक होता है। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, शीला अध्यापिका है, राम सो रहा है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। ठीक है, तो यह एक सिंपल सेंटेंस है। तो इसको हम कहेंगे कि विधानवाचक, मतलब एक स्टेटमेंट है, ये जैसा का तैसा है। ठीक है, इसका अर्थ जो है वह चेंज नहीं हो रहा है। अब दूसरा जो है वो है निषेधवाचक या नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। पहला वाला जो था वह था सकारात्मक और ये है नकारात्मक। तो जिन वाक्यों में क्रिया न होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसे निर्देशवाचक भी कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान ना, नहीं, मत देकर की जा सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कविता ने पाठ नहीं याद की, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, आप इधर न बैठे। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव कमांड हमें दिया जा रहा है, तो इसका नाम ही है नकारात्मक। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। उसी तरह है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई प्रश्न होगा, मतलब इस सेंटेंस में कोई ना कोई प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप प्रश्न का चिन्ह तो जानते ही, ये क्वेश्चन मार्क, ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है इस तरह के वाक्य की। ठीक है, तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसमें तथा जिसमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या, कब, कैसे, किससे, किसका आदि प्रश्न वाचक शब्द देखकर पहचान की जा सकती है। और यह जो चिन्ह है प्रश्नवाचक का, यह भी हम देखकर समझ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह है वह कब आई, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, कल तुमने क्या खाया,
राम किसकी राह देख रहा है। ठीक है, तो ये सारे एक तरह से प्रश्न ही हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न है, तो इसको देखकर हम सिंपली बता सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आगे देखते हैं आज्ञावाचक। ठीक है, तो यहाँ भी आप नाम देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना कोई कमांड होगा, कोई ना कोई आज्ञा होगी। तो जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव होता है, तो यहाँ पे मतलब आज्ञा लेने का भी भाव होता है और देने का भी भाव होता है। ठीक है, और प्रार्थना, विनय, ये भी होता है। तो इस तरह के होते हैं, तो उसे विधिवाचक भी कहा जाता है या आज्ञावाचक कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मेहरबानी करके आप कमरे से बाहर जाएं। तो एक ये कमांड है कि आप बाहर जाएं। ठीक है ना, तो आज्ञा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें सारा सामान खरीद लाना, तो यह भी एक तरह से आज्ञा दी जा रही है कि सामान खरीद कर ही आना। ठीक है ना। अब आगे जैसे है कि कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दे, तो यहाँ पे विनती है। तो मैंने पहले भी बोला था कि इसमें आज्ञा और विनती या प्रार्थना इस तरह के वाक्य आपको दिखेंगे। उसके बाद है इच्छावाचक। ठीक है, तो इच्छावाचक है मतलब कोई आपको इच्छा है और उसे आप प्रकट कर रहे हो ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, तो नाम से ही आपको बच्चों पता चल जाएगा कि यह किस तरह का सेंटेंस होगा। तो इसका है कि इन वाक्यों में बोलने वाला वक्ता मतलब बोलने वाला अपने लिए या किसी दूसरे के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, ये इच्छा कर रहा है वक्ता की आपकी यात्रा शुभ हो, या फिर आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, उसे पैसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। उसी तरह आज मुझे मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, या फिर मेरी इच्छा है कि तुम और पढ़ो। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इच्छा जाहिर हो रही है। फिर संदेहवाचक, यहाँ पे किसी न किसी संदेह जैसा कुछ हमें समझ में आ रहा है। तो इन वाक्यों में बोलने वाला जो वक्ता है वो प्रायः मतलब अक्सर संदेह की भावना प्रकट करता है। इन वाक्यों में संभावनार्थक भी कहा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ काम होने की संभावना है, यकीन नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण है देखें, शायद आज बारिश हो, अब तक राम नदी पार कर चुका होगा। ठीक है ना, यहाँ पे संदेह है, पूर्ण विश्वास नहीं है कि वह काम हो गया होगा। ठीक है, या फिर अगर आप एग्जाम्पल रहे कि वह आने वाली होगी। ठीक है, तो हमें पता नहीं है वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है वो आने वाली हो, कल हो सकता है बारिश हो। ठीक है, इस तरह से हमें संदेह की भावना यहाँ नजर आ रही है, तो इसे हम संदेहवाचक कहेंगे। फिर विस्मयादि बोधक। ठीक है, इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल जाता है। मतलब जैसे हाय ये हो गया, या फिर अरे, या फिर छी, मतलब घृणा है। ठीक है ना, तो इस तरह से, या फिर बहुत खुश हो जाते तो हाय ऐसे आप बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो एकाएक किसी वक्ता के मुंह से निकल जाए, हैरानी से या परेशानी से या दुख से या खुशी से या शोक से या प्रेम से, तो वैसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, ओह कितना सुंदर दृश्य है, या फिर हाय मैं मर गई, फिर धत सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो ये सब देखकर आप समझ सकते हैं बच्चों कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। उसी तरह संकेतवाचक, अब इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त या कंडीशन, ठीक है ना, इसकी पूर्ति का विधान किया जाता है, इसके लिए इसे शर्तवाचक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। ठीक है, यदि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। फिर अगर उसने झूठ ना बोली होती तो उसकी नौकरी ना जाती। ठीक है, उसके बाद यदि तुम जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई ना कोई शर्त है। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस मिलेगा, फिर और उसको हम देखेंगे कि यदि से या फिर अगर से, ऐसे हम इसको जोड़ रहे हैं। तो यदि अगर ये सब अगर है तो, या फिर शर्त है। ठीक है, या फिर अगर होता कि एक और एग्जाम्पल अगर आप बोले तो
यदि मैं आती तो तुम्हें चले जाना होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ शर्त है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि हमने 8 भेद पढ़ लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे कि अगर किसी वाक्य को अर्थ के आधार पे एक भेद से, जो 8 भेद हैं उसमें से एक भेद से दूसरे भेद में अगर बदलना हो तो उसे हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने इतने सारे दिए हुए हैं, आप देख लेना। ठीक है, इसको इस तरह से चेंज, एक ही वाक्यों को हम हर भेद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस टॉपिक को मैं अभी एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा।